इन सबको डिस्कस करते हुए। सो वो सारी चीजें अब हम और आगे डिस्कस करेंगे। सो वी वर डिस्कसिंग अबाउट होम्योस्टेसिस, व्हाट इज होम्योस्टेसिस, उसका इम्पोर्टेंस क्या होता है। तो उसी को हम आगे फर्दर डिस्कस करते हैं। So homeostasis is the presence of stable internal environment. Homeostasis is the homeostasis is the presence of internal stable environment. Stable internal environment. So whenever we talk about stable internal environment, we generally talk about temperature, pH levels, gas exchange or gaseous levels in the blood, okay, hormonal levels. So these are some internal environment जिसमें आपको फंक्शन करना होता है, और अगर ये नॉर्मल नहीं होते तो बॉडी का होम्योस्टेसिस बिगड़ता है। ओके, होम्योस्टेसिस में अगर कोई चेंज आते हैं तो इट कैन लीड टू इलनेस और इवन डेथ, इलनेस और इवन डेथ। तो इसमें एक और जो इम्पोर्टेंट फैक्टर ऐड होता है वो है वाटर बैलेंस, वो है वाटर बैलेंस, वाटर बैलेंस। तो जब भी हम बात करते हैं वाटर बैलेंस या फिर इलेक्ट्रोलाइट कॉन्सेंट्रेशन, तो वो तब भी इम्पोर्टेंट होता है होम्योस्टेसिस। तो वाटर बैलेंस एंड your concentration of other factors also is important in maintaining the homeostasis. ओके, तो सोडियम आयन कंसंट्रेशन, पोटेशियम आयन कंसंट्रेशन। सो अब इसका एक एग्जांपल मैं आपको देता हूँ। जब भी आपने देखा होगा पेशेंट, कभी भी कोई भी एक पेशेंट होता है, उसको अगर आप हॉस्पिटल लेके जाते हैं, सो सबसे पहली चीज जो करी जाती है वो ये, आइदर उसको ड्रिप लगाई जाती है, आइदर उसको सेलाइन इंड्यूस करा जाता है उसकी बॉडी में। रीजन यही होता है ताकि वो वाटर बैलेंस मेंटेन रहे, आयनिक कॉन्सेंट्रेशन मेंटेन रहे, ताकि होम्योस्टेसिस मेंटेन रहे। तो जितनी जो डॉक्टर्स करते हैं, डॉक्टर्स काम जो करते हैं वो यही करते हैं। वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो चीज होती है होम्योस्टेसिस मेंटेन करने का काम करते हैं। तो जो चीजें नॉर्मल प्रेजेंट होनी चाहिए बॉडी में, वो नॉर्मल फंक्शंस मेंटेन रहे, वो नॉर्मल यू कैन से स्ट्रक्चर्स मेंटेन रहे, उसको वही काम डॉक्टर्स का होता है। तो सिमिलरली होम्योस्टेसिस इसीलिए इम्पोर्टेंट है, और इसी की हम आगे और बात करते हैं। ओके, तो इसके बाद में आता है आपका होम्योस्टेसिस रेगुलेशन इज एडजस्टमेंट ऑफ homeostasis regulation is adjustment of physiological symptoms to preserve homeostasis in environments that are inconsistent, अनप्रेडिक्टेबल एंड पोटेंशियली डेंजरस। तो इसका एग्जांपल मैंने आपको पहली क्लास में दिया था। जब भी हम ऐसे एनवायरनमेंट में होते हैं जहाँ टेम्परेचर या तो ज्यादा या बहुत कम होता है, तो हमारी बॉडी के जो फिजियोलॉजिकल सिम्टम्स होते हैं वो सारे मिलके काम करते हैं ताकि हम उस एनवायरनमेंट में अडेप्ट हो सके, और जो हमारा इंटरनल होम्योस्टेसिस है वो मेंटेन रह सके। मैंने आपको ये भी बताया था जो हमारी टेम्परेचर रेंज होती है वो बहुत कम होती है। तो अराउंड 1 डिग्री ऊपर, 1 डिग्री नीचे, इससे ज्यादा या फिर मैक्सिमम 2 डिग्री का फर्क आ सकता है। ओके, उससे ज्यादा अगर होता है तो हमारी बॉडी में बहुत सारी प्रॉब्लम्स शुरू हो जाती हैं, केमिकल प्रोसेसेस जो होते हैं वो अच्छे से नहीं होते, और हमारी बॉडी में प्रॉब्लम शुरू हो जाती है, कॉम्प्लिकेशन हो जाती है, मल्टीपल सिस्टम फेलियर हो सकता है, इवन डेथ तक हो सकती है। तो इसीलिए ये इम्पोर्टेंट है कि होम्योस्टेसिस मेंटेन रहे। तो हमारी बॉडी ने बहुत सारे ऐसे मैकेनिज्म्स अडेप्ट करे हैं ओवर द टाइम, जिससे हमें बाहर के टेम्परेचर के साथ में अडेप्ट होने की कैपेबिलिटी आ गई है। ओके, मेंटेनिंग होम्योस्टेसिस रिक्वायर्स अ रिसेप्टर, कंट्रोल सेंटर एंड एन इफेक्टर। सो रिसेप्टर का काम होता है इंफॉर्मेशन को रिसीव करना और उसे कंट्रोल सेंटर तक भेजना। कंट्रोल सेंटर का काम होता है इंफॉर्मेशन को रिसीव करके उसको प्रोसेस करना, इंफॉर्मेशन का मतलब क्या है उसको निकालना, और उस इंफॉर्मेशन से आपका रिस्पॉन्स क्या होना चाहिए
वो अफेक्टर तक पहुंचाना। अफेक्टर का काम होता है रिस्पॉन्स को इम्प्लीमेंट करना। तो तीन चीजें इंपॉर्टेंट होती है। रिसेप्टर जो आपके इंफॉर्मेशन को रिसीव करता है, कंट्रोल सेंटर तो इंफॉर्मेशन को रिसीव करके उसका मतलब निकाल के, उसका मतलब क्या है वो पता करके आपको एक रिस्पॉन्स के लिए तैयार करता है। और फिर अफेक्टर का काम होता है उस रिस्पॉन्स को इम्प्लीमेंट करना, उस रिस्पॉन्स को पूरा करना। ओके, तो यहाँ पर एक लूप दे रखा है, लूप। ओके, तो हम इसको डिस्कस करते हैं, लूप क्या होता है उसको भी आगे डिस्कस करते हैं। तो अभी मैंने बात करी, स्टिमुलस आया, उसने रिसेप्टर्स पे वर्क करा, सेंसर्स पे वर्क करा, कंट्रोल सेंटर तक इंफॉर्मेशन गई, कंट्रोल सेंटर ने वापस इंफॉर्मेशन भेजी इफेक्टर को, और इफेक्टर ने जाके काम करा स्टिमुलस पे। ओके, तो इसका एक एग्जांपल यहाँ पे साथ में दे रखा है। बॉडी टेम्परेचर एक्सीड 37 डिग्री सेल्सियस, नर्व सेल्स इन द स्किन एंड ब्रेन आर योर सेंसर्स। ओके, सो सेंसरी जो सेल्स हैं वो स्किन में प्रेजेंट है एंड ब्रेन में। सो रिसेप्टर्स हो गए नर्व सेल्स इन स्किन एंड ब्रेन। कंट्रोल सेंटर, टेम्परेचर रेगुलेटरी सेंटर इन ब्रेन। तो ब्रेन के अंदर एक ऐसा पॉइंट होता है जो आपके टेम्परेचर को रेगुलेट करता है, वहां पर ये इंफॉर्मेशन गई, वहां से इंफॉर्मेशन आई स्वेट ग्लैंड थ्रू आउट द बॉडी। तो जितने भी आपकी बॉडी में स्वेट ग्लैंड हैं वहां तक ये इंफॉर्मेशन आई, और उन्होंने क्या करा, स्वेटिंग शुरू करी और सीधा सीधा स्टिमुलस पे वर्क करा। तो स्वेटिंग जैसे ही शुरू हुई, आपका जो बॉडी टेम्परेचर था वो वापस नीचे आने लग गया, वो वापस नीचे आने लग गया। तो ये हमारा होम्योस्टेसिस रेगुलेशन में एक एग्जांपल है। अब नेगेटिव फीडबैक लूप क्या होता है? नेगेटिव फीडबैक लूप, नेगेटिव फीडबैक लूप। तो जब भी हम नेगेटिव फीडबैक लूप की बात करते हैं, प्लीज रिमेंबर, नेगेटिव फीडबैक का मतलब होता है, नेगेटिव फीडबैक का मतलब होता है उस चीज को बंद करना, किसी चीज को बंद करना। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पर हमारे पास एक स्टिमुलस था, यहाँ पर हमारे पास एक स्टिमुलस था, स्टिमुलस से सेंसरी ऑर्गन्स के पास में एक इंफॉर्मेशन आई, वो कंट्रोल सेंटर तक पहुंची, कंट्रोल सेंटर से वो अफेक्टर पे आई। जब भी वो अफेक्टर के पास में आती है तो सर हाँ जी, हेलो, स्क्रीन प्रेजेंट नहीं हो रही। स्किन प्रेजेंट नहीं हो रही? जो ये स्लाइड है ना ये प्रेजेंट नहीं। हाँ, ये वाली आ रही है? अभी आ रही है आपको? नहीं आ रही सर। ओके ओके, बाकी नहीं किसी आ को रही। प्रॉब्लम, बाकी किसी को प्रॉब्लम आ रही है? नो सर। बाकी सबको दिख रही है? ओके, सो आप में से किसी ने अपनी स्क्रीन प्रेजेंट कर दी है इधर, रेखा यादव, तो उनकी स्क्रीन स्क्रीन प्रेजेंट हो रही है शायद अभी। हाँ सर। अभी आई स्क्रीन? ओके, हाँ सर अभी अब आ दिख गई। रही है ना? ओके ठीक। तो हाँ ये आपकी स्लाइड है, तो इसको फिर दोबारा से एक्सप्लेन कर देता हूँ मैं अच्छे से। होम्योस्टेसिस रेगुलेशन। ओके, तो अभी हमने बात करी थी तीन चीजें होती हैं, रिसेप्टर, कंट्रोल सेंटर एंड इफेक्टर। तो स्टिमुलस मिला, सेंसरी ऑर्गन्स ने उसको पिक करा, इंफॉर्मेशन को पिक करा, कंट्रोल सेंटर तक भेजा, कंट्रोल सेंटर ने वापस उस इंफॉर्मेशन को पिक करके अफेक्टर के पास भेज दिया। ओके, अफेक्टर ने क्या करा, सीधा सीधा उस स्टिमुलस पे वर्क करा। ये एक फ्लो चार्ट में आपको दिखा रखा है। इसका एक एग्जांपल यहाँ दे रखा है, बॉडी टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस से ऊपर चले गया, बढ़ गया, एक्सीड मतलब बढ़ना। ओके, जैसे ही ये चीज हुई, आपके जो नर्व सेल्स थे स्किन में और ब्रेन में वो एक्टिवेट हो गए, वो एक्टिवेट हुए, उन्होंने एक इंफॉर्मेशन भेजी किसको, कंट्रोल सेंटर को। कंट्रोल सेंटर कौन है? टेम्परेचर रेगुलेटरी सेंटर इन ब्रेन। सो ब्रेन में एक पॉइंट होता है, वो हम आगे डिस्कस करेंगे कहाँ पर होता है। ब्रेन में एक टेम्परेचर रेगुलेशन के लिए एक पॉइंट होता है, वहां पर वो इंफॉर्मेशन गई,
वहां से उस इंफॉर्मेशन से पता लगा कि बॉडी का टेम्परेचर बढ़ रहा है, तो बॉडी को रिस्पॉन्स करना है। तो ब्रेन ने एक सिग्नल भेजा स्वेट ग्लैंड्स को, स्वेट ग्लैंड्स थ्रू आउट द बॉडी। तो जितने भी आपके बॉडी में स्वेट ग्लैंड्स प्रेजेंट हैं, उन सबको ब्रेन ने सिग्नल भेजा दैट यू एक्टिवेट योरसेल्फ। तो जैसे ही स्वेट ग्लैंड्स एक्टिवेट हुए, तो स्वेटिंग शुरू हो गई, स्वेटिंग शुरू हो गई। नाउ स्वेटिंग के शुरू होते ही जो पहली चीज हुई वो थी बॉडी टेम्परेचर, जो 37 डिग्री सेल्सियस से ऊपर बढ़ गया था वो नीचे आने लग गया वापस। तो वापस से बॉडी टेम्परेचर अपनी नॉर्मल उस पे आने लग गया। ओके। तो जब भी हम ऐसे बात करते हैं कि बॉडी का रिस्पॉन्स क्या होता है, तो वो इफेक्टर के थ्रू होता है। इसमें हमने देखा स्वेट ग्लैंड से स्वेटिंग शुरू हुई, जो बॉडी टेम्परेचर बढ़ा हुआ था वो धीरे धीरे वापस नॉर्मल आ गया। सो यही होम्योस्टैसिस रेगुलेशन है। आपकी कोई चीज अगर बढ़ जाती है या घट जाती है, उसको कैसे वापस नॉर्मल पे लाया जाता है, उसी को हम होम्योस्टैसिस रेगुलेशन बोलते हैं। नाउ इम्पोर्टेंट पॉइंट इज नेगेटिव फीडबैक लूप। नेगेटिव फीडबैक लूप, नेगेटिव फीडबैक लूप। सो नेगेटिव का मतलब है, नेगेटिव मतलब आइदर वो नीचे का वापस उसको नीचे की तरफ लाना, या फिर नेगेटिव मतलब इधर, इधर जो नेगेटिव का तात्पर्य ये है, जब भी हम नेगेटिव की इधर बात कर रहे हैं तो इधर मतलब ये है जो भी एक्टिविटी होमोस्टेसिस में चेंज कर रही है उसको बंद करना। तो नेगेटिव का मतलब है बंद करना, या फिर उस पे जाके उल्टा काम करना, उसके ऑपोजिट काम करना। ठीक है, जैसे कि आपने यहाँ पे देखा बॉडी टेम्परेचर बढ़ रहा था तो स्वेटिंग हुई। तो स्वेटिंग जो है उसका ऑपोजिट वर्क है। स्वेटिंग जो है बॉडी टेम्परेचर बढ़ने का ऑपोजिट वर्क है, ताकि बॉडी टेम्परेचर वापस नॉर्मल आ जाए। फीडबैक, फीडबैक का मतलब है जो हमें फीडबैक बॉडी से मिल रहा है। ओके, स्टिमुलस था कि टेम्परेचर बढ़ गया, तो ये फीडबैक था, फीडबैक। तो सेम फीडबैक बॉडी भी देती है, नेगेटिवली देती है। और लूप मतलब ये एक प्रोसेस है जो चलता रहता है। ओके, ये एक प्रोसेस है जो चलता रहता है। जैसे ही मान लीजिए, इसका एक और एग्जांपल आगे आएगा वैसे, तो उसको भी डिस्कस करते हैं। सो नेगेटिव फीडबैक लूप, नेगेटिव का मतलब है किसी चीज को रोकना, फीडबैक जो आपको उस स्टिमुलस से मिला था उसको रोकना। ओके, तो जैसे ही यहाँ पर बॉडी टेम्परेचर वापस नॉर्मल आया, तो क्या हुआ, आपको वापस सिग्नल मिला दैट बॉडी टेम्परेचर नॉर्मल आ गया, सेंटर तक वो इन्फॉर्मेशन गई, और स्वेट ग्लैंड्स जो थे वो एक्टिवेट हो रखे थे वो वापस डीएक्टिवेट हो जाएंगे, स्वेटिंग बंद हो जाएगी। ठीक है, तो ये हुआ आपका नेगेटिव फीडबैक लूप। जैसे ही आपकी होम्योस्टेसिस नॉर्मल आया, जो आपका रिस्पॉन्स था वो भी बंद हो गया। ओके, तो स्वेट ग्लैंड वापस डीएक्टिवेट हो गए। जैसे ही आपका बॉडी टेम्परेचर नॉर्मल पे आता है, आपके स्वेट ग्लैंड्स वापस बंद हो जाते हैं। ओके, तो इसका एक और एग्जांपल दे रखा है रूम टेम्परेचर एंड टाइम। सो रूम टेम्परेचर अगर, रूम टेम्परेचर अगर आपका 22 सेट पॉइंट है, अगर उससे नीचे जाता है या फिर ऊपर की तरफ आता है, सो होम्योस्टेसिस भी कुछ इसी कर्व में वर्क करता है। ओके, सो सेट पॉइंट्स आर अराउंड 37 डिग्री सेल्सियस, और अगर बॉडी टेम्परेचर नीचे जाता है तो उसके हिसाब से आपके स्वेटिंग शुरू हो जाती है। जैसे ही बॉडी टेम्परेचर नॉर्मल आता है तो स्वेटिंग रुक जाती है। तो इट इज वेरी मच सिंपल। पॉजिटिव फीडबैक अभी हमें डिस्कस करने की नीड नहीं है, इसे हम बाद में डिस्कस करेंगे। नाउ दिस इज इम्पोर्टेंट, एनाटॉमिकल टर्म्स आई थिंक ये आपके एनाटॉमी में भी चल रहे हैं। ओके, सो ये स्लाइड आपको आज मिल जाएंगी। सो प्लीज गो थ्रू दिस स्लाइड वंस, क्योंकि इसमें इम्पोर्टेंट फीचर्स जो हैं बहुत सारे डिस्कस कर रखे हैं। जैसे कि आपको अगर इसमें एक तरीके से मैं आपको ये कह सकता हूँ कि इसमें आपकी लैंग्वेज डिस्क्राइब कर रखी है जो फिजियोलॉजी एंड एनाटॉमी में यूज होती है। ओके, तो वो यूज कर रखी है। फॉर एग्जाम्पल,
इसमें से हम जो ले सकते हैं अपने फिजियोलॉजी के हिसाब से। सो अगर आप अपनी बुक्स में जब भी आप रेफर करेंगे, तो अगर कहीं पर पढ़ते हैं कार्डी या कार्डियो, सो इट मीन्स इट इज रिलेटेड टू योर हार्ट। ओके, कार्डियोपल्मोनरी। सो जब भी हम बोलते हैं कार्डियक, तो मतलब हम हार्ट से रिलेटेड बात कर रहे हैं। हम हार्ट यूज नहीं करते कभी भी बुक्स में। फिजियोलॉजी में आप पढ़ोगे तो हार्ट बहुत कम यूज होता है बुक्स में। मोस्टली जो यूज होगा वो होगा आइदर कार्डियो, कार्डियक और कार्डियोपल्मोनरी। ओके, whenever we talk about an specific about organ, तब हम हार्ट यूज करते हैं। लेकिन जब भी हम उसके फंक्शंस की बात करते हैं या फिर फिजियोलॉजी की बात करते हैं, तो हम बोलते हैं कार्डियोलॉजी और कार्डियो फंक्शंस, कार्डियो कार्डियोपल्मोनरी। पल्मोनरी रिलेट्स टू योर लंग। ओके, सिमिलरली सेरिब्र, सेरिब्रम और सेरिब्र, तो ये हमारा जो यूज होता है ये ब्रेन के लिए यूज होता है। ओके, जैसे कि सेरिब्रल हेमिस्फेयर, तो हम उसको ब्रेन हेमिस्फेयर नहीं बोलते, हम उसको बोलते हैं सेरिब्रल हेमिस्फेयर। सिमिलरली you can see for so pulmo is there, pulmo, so pulmonary is lungs, lungs is pulmonary. Okay, similarly when you see osteo, yeah, osti, so it relates to bones, it relates to bones। तो ये बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे वर्ड्स हैं जो आपको पता होने चाहिए, कौन सा वर्ड किसको अप्लाई होता है। मायो मतलब मसल्स, मायो मतलब मसल्स। ओके, सो मायो मतलब मसल्स। नेफ्रोलॉजी मतलब रिलेटेड टू योर किडनी, नेफ्रोलॉजी। न्यूरो मतलब related to your nerve cells or neural compartment. Similarly, okay, so these are two important ones. Hypo मतलब, hypo मतलब कम, hypo मतलब कम होना। हाइपर मतलब ज्यादा होना, हाइपर मतलब ज्यादा होना, हाइपर मतलब ज्यादा होना। ठीक है, तो इसका एक एग्जांपल मैं आपको दे सकता हूँ, ब्लड प्रेशर। तो ब्लड प्रेशर नॉर्मली अराउंड 120 टू 80 mmHg होता है, लेकिन जैसे ही ब्लड प्रेशर बढ़ता है तो हम उसको बोलते हैं हाइपरटेंशन, हाइपरटेंशन। और जब ब्लड प्रेशर हमारा कम हो जाता है तो हम उसको बोलते हैं हाइपोटेंशन। वैसे ही आप इसको कहीं पर भी अप्लाई कर सकते हैं। हाइपर मतलब बढ़ना, हाइपो मतलब घटना। ओके, हाइपो मतलब घटना, हाइपर मतलब बढ़ना। हेमी मतलब हाफ, हेमी, हेमी मतलब वन हाफ, हेमी स्पेयर, तो एक स्पेयर का आधा पार्ट। सेक्शनल प्लेन, सो देर आर थ्री प्लेन्स अवेलेबल। ये आपको एनाटमी में भी बताया जाएगा, मैं इधर इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ये फिजियोलॉजी में भी आपके आने वाले हैं। ओके, सो सेजाइटल प्लेन, सेजाइटल प्लेन, फ्रंटल प्लेन एंड ट्रांसवर्स प्लेन। तीन प्लेन्स होते हैं बॉडी में जो डिवाइड करते हैं बॉडी को। सो फर्स्ट इज सेजाइटल, सेकंड इज फ्रंटल एंड ट्रांसवर्स प्लेन। ट्रांसवर्स प्लेन जो है आपका बॉडी को अपर एंड लोअर पार्ट में डिवाइड करता है, अपर एंड लोअर पार्ट में। ओके, ट्रांसवर्स प्लेन। फ्रंटल प्लेन आपका लेफ्ट एंड राइट में डिवाइड करता है, लेफ्ट एंड राइट में, तो लेफ्ट एंड राइट में डिवाइड करता है। देन कम्स योर सेजाइटल प्लेन, वो आपका डिवाइड करता है एंटीरियरली एंड पोस्टीरियरली। एंटीरियर का मतलब है आगे, पोस्टीरियर का मतलब है पीछे। ओके, तो एंटीरियर मतलब आगे, पोस्टीरियर मतलब पीछे। फ्रंटल जो आपका डिवाइड करता है वो करता है लेफ्ट एंड राइट में। ट्रांसवर्स प्लेन जो आपका डिवाइड करता है वो करता है अपर एंड लोअर बॉडी में।
सिमिलरली सेजाइटल प्लेन जो है, नाम थोड़े अलग हैं, धीरे धीरे आपके प्रैक्टिस में आ जाएंगे, थोड़ा टाइम लगता है स्टार्टिंग में। सेजाइटल प्लेन जो है वो आपका डिवाइड करते हैं इंटीरियर एंड पोस्टीरियर में। इंटीरियर एंड पोस्टीरियर। तो इंटीरियर इज आगे का पार्ट, पोस्टीरियर इज पीछे वाला पार्ट। फ्रंटल डिवाइड करता है लेफ्ट साइड ऑफ द बॉडी, राइट साइड ऑफ द बॉडी एंड लेफ्ट साइड ऑफ द बॉडी। ट्रांसवर्स प्लेन आपका डिवाइड करता है अपर पार्ट ऑफ द बॉडी एंड लोअर पार्ट ऑफ द बॉडी। ठीक है। सो ये आपको थोड़ा टाइम लगेगा इसको यूज टू होने में। देन कम्स योर regions of the human body. Regions of the human body. Cephalic or cephalon is known as head. So cephalic region is your head part. Cervical region is your neck part. Thoracic region is your chest area and back area. Brachial region is your arm, arm, पूरा arm की बात कर रहे हैं हम। Antebrachial region is forearm, forearm. Carpal region is your this part, hand. Abdominal is abdominal region. Lumbus or lumbar region is your back. Gluteal region is your buttock area. Pelvic area is your urinary, जहाँ पर आपका urinary system होता है, पूरा cavity होता है वहां पर। Pubic region, inguinal region, femoral region ये आपका थाई के upper part में होता है। ओके, सो ये आपको थोड़ा आइडिया हो जाएगा धीरे धीरे जैसे आप आगे क्लासेस शुरू होती हैं। एनाटॉमी में मोस्टली ये पढ़ाया जाता है। ओके, तो homeostasis is complete. Homeostasis we will discuss in further classes also. सर स्लाइड प्रेजेंट नहीं हो रही। ओके वेट, फिर दोबारा किसी ने शायद प्रेजेंट कर दिया है दोबारा से। ओके, नाउ यू कैन सी द स्लाइड्स। यस सर। Okay, so we were talking about the words that we use commonly in physiology and anatomy. तो इसमें आप देख सकते हैं कार्डियो, कार्डियो जो सबसे कॉमन वर्ड होता है यूज के लिए, हार्ट के लिए यूज होता है। ब्रोंकियल मतलब जो आपके ब्रोंकस या एयरवे के लिए यूज होता है। सेरिब्रल मतलब जो आपके ब्रेन के लिए यूज होता है। ओके, उसके बाद में जो इम्पोर्टेंट हैं वो है इधर पल्मो मतलब जो आपके लंग्स के लिए यूज होते हैं। पल्मोनरी, कार्डियोवैस्कुलर, कार्डियोपल्मोनरी। ओके, उसके बाद में आपके नेफ्रोलॉजी, नेफ्रोलॉजी इज यूज्ड इन किडनी फॉर किडनी। मायो इज यूज्ड फॉर मसल्स। ओके, देन न्यूरो इज यूज्ड फॉर, न्यूरो इज यूज्ड फॉर नर्व सेल्स। हाइपर का मतलब होता है कम होना, हाइपर का मतलब होता है ज्यादा होना, हाइपो का मतलब होता है कम होना। ओके, हाइपर का मतलब होता है बढ़ना, हाइपो का मतलब होता है घटना। तो ये सारे जो छोटे छोटे से वर्ड्स हैं ये हमारी इसको बोल सकते हैं लैंग्वेज ऑफ फिजियोलॉजी एंड एनाटॉमी। तो हम जब भी बात करते हैं तो आपकी बुक्स में भी जब आप देखोगे तो वर्ड्स ऐसे ही आएंगे, जैसे कि पल्मनरी, पल्मनरी सिस्टम, सो इट मीन्स जो लंग से रिलेट करता है। ओके, लंग्स और अदर स्ट्रक्चर्स जो चेस्ट एरिया में आते हैं उनसे रिलेट करता है, तो वो उसको हम बोलते हैं पल्मनरी। पल्मनरी, PULMONARY, पल्मोनरी, पल्मोनरी जो लंग से रिलेट करता है। वैसे ही जब हम कार्डियक सिस्टम पढ़ेंगे तो हार्ट से रिलेटेड चीजें होती हैं तो उसे हम बोलते हैं कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम, कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम। ओके, तो कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम का मतलब है हार्ट और उससे रिलेटेड स्ट्रक्चर्स के बारे में पढ़ना।
ठीक है। तो जब भी हम पढ़ेंगे तो प्लीज रिमेम्बर ये लैंग्वेज ऑफ फिजियोलॉजी इज इम्पोर्टेंट। अगर आपको ये थोड़ा टाइम लगता है अडेप्ट करने में इस लैंग्वेज को, लेकिन जैसे ही वो होता है तो आपको इजी हो जाता है सब कुछ। नए वर्ड्स हैं, थोड़ा टाइम लगेगा याद करने में भी, सबके साथ लगता है। जब मैंने शुरू करा था तो मेरे को भी टाइम लगा था, सबके साथ में होता है। ओके, तो उसमें घबराने वाली बात नहीं है कि याद नहीं हो रहा है, एकदम से याद नहीं होगा। धीरे धीरे जैसे जैसे आप पढ़ते जाओगे तो ये सारी चीजें बहुत इजी हो जाएंगी सर। ठीक है। तो वैसे ही आप अगर नेफ्रोलॉजी की बात करते हैं तो इट मीन्स हम किडनी रिलेटेड कुछ बात कर रहे हैं। ओके, नेफ्रोलॉजी या फिर स्टडी ऑफ यूरिनरी सिस्टम। वैसे ही अगर हम बोलते हैं मायोलॉजी तो हम मसल्स की बात कर रहे हैं, स्टडी ऑफ मसल्स, फिजियोलॉजी ऑफ मसल्स। ओके, सो ये स्लाइड्स आपको आज मिल जाएगी, प्लीज इसको एक बार देखना। और इसमें से आपको जो जो प्रॉब्लम्स आती हैं वो प्लीज आप में से एक बार पूछना जरूर। ओके, देन कम्स योर anatomical terms। anatomical terms में हमने, ओके, so this was your introduction to your physiology। we will revise it once again ताकि किसी को भी कोई प्रॉब्लम ना रहे, किसी को भी कुछ भी क्वेरी हो तो वो पूछ सकता है। ओके, सो वी विल बी स्टार्टिंग अगेन। ये टॉपिक इम्पोर्टेंट है आपको ये समझाने के लिए कि फिजियोलॉजी क्या होता है और उसका इम्पोर्टेंस क्या है, और फिजियोलॉजी में कौन कौन से मेन प्रिंसिपल्स होते हैं और उसको मेंटेन करना क्यों जरूरी होता है। तो वही हम पढ़ रहे हैं आगे फिर से। सो द स्टडी ऑफ फंक्शन, द स्टडी ऑफ ह्यूमन फंक्शन इज नोन एज ह्यूमन फिजियोलॉजी। द स्टडी ऑफ फंक्शन or how living organisms perform their vital functions or how humans perform their vital functions is known as human physiology। Functions are complex, तो जितने भी आपके सिस्टम्स हैं वो साथ में मिलके काम करते हैं। अगर वो साथ में मिलके काम नहीं करेंगे तो होम्योस्टेसिस मेंटेन नहीं होगा। होम्योस्टेसिस मेंटेन करने के लिए सिस्टम्स को काम करना पड़ता है साथ में मिलके। तो कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम, कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, जितने भी आपके सिम्टम्स हैं। सो वेट अ सेकेंड, आप में से कोई एक बच्चा बार बार अपनी स्क्रीन को प्रेजेंट कर रहे हैं तो वो मत करिए, उससे क्या होता है मेरी स्क्रीन जो है वो रुक जाती है। ओके, तो प्रॉब्लम वो क्रिएट हो रही है उसी वजह से हो रही है वो। ओके, सो प्लीज आप थोड़ा ध्यान दीजिए कि आप अपनी स्क्रीन को प्रेजेंट ना करें, उससे फिर मेरी स्क्रीन रुक जाती है। ओके, so functions are complex and much more difficult to examine than most anatomical structures। बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ सेल थ्योरी, सेल्स के बारे में हमने बात करी थी। लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, तो लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन जो सबसे छोटा लेवल होता है वो होता है केमिकल लेवल। केमिकल लेवल का मतलब है जो हमारी बॉडी है, अगर आप उसको सबसे छोटे लेवल पे देखोगे तो वो बनी हुई है ऑक्सीजन से, वाटर से, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन, तो इन सब केमिकल से हमारी बॉडी बनी हुई है। तो ये सबसे छोटे लेवल पे जब हम देखते हैं तो केमिकल लेवल। केमिकल्स से बनते हैं आपके मॉलिक्यूल, और मॉलिक्यूल्स की हेल्प से बनता है आपका सेल। तो सेल्यूलर लेवल इज योर सेकेंड लेवल, सेल्यूलर लेवल इज योर सेकेंड लेवल, सेल्यूलर लेवल इज योर सेकेंड लेवल। ओके, तो सेल्यूलर लेवल की जब हम बात करते हैं तो उसमें हमारे सेल्स बनते हैं। ठीक है, सेल्स, एक सिंगल सेल की बात करें तो उस वो सारे फंक्शंस अपने आप कर सकता है, कैपेबल होता है अपने आप सारे फंक्शंस करने के। उसको जो मॉलिक्यूल्स की नीड होती है वो हमारे केमिकल लेवल्स प्रोवाइड कराते हैं, प्रोटीन्स, कार्बन डाइऑक्साइड, ये सब हमें प्रोवाइड कराते हैं सेल्स को फंक्शन करने के लिए। जब बहुत सारे सिमिलर सेल, सिमिलर का मतलब है एक जैसे सेल, इकट्ठे होके फंक्शन करने लगते हैं तो उसे हम बोलते हैं टिश्यू। जब बहुत सारे एक जैसे सेल, एक जैसे मतलब जिनका फंक्शन सेम है,
जिनके कैरेक्टरिस्टिक फीचर सेम है। कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स का मतलब उनका स्ट्रक्चर सेम है, उनमें जो प्रेजेंस ऑफ जो लाइनिंग है वो सब सेम है। तो कैरेक्टरिस्टिक्स, फिजिकली कैरेक्टरिस्टिक्स एंड फंक्शन सेम होते हैं, और जब वो मिलके काम करते हैं तो हम उसे बोलते हैं टिश्यू। हम उसे बोलते हैं टिश्यू। ओके, तो टिश्यू अलग अलग तरीके के होते हैं डिपेंडिंग ऑन द सेल। सो अलग अलग सेल्स बन मिलके अलग अलग टिश्यूज बनाते हैं। एक जैसे सेल मिलके एक टिश्यू बनाएगा, वो एक ही काम कर सकता है टिश्यू। दूसरे अलग सेल्स बन के दूसरा टिश्यू बनाएंगे, और जब ऐसे तीन चार टिश्यू मिल जाते हैं, अलग अलग टिश्यूज मिलते हैं, तो वो बनाते हैं आपका ऑर्गन। वो बनाते हैं आपका ऑर्गन। जब दो या दो से ज्यादा टिश्यूज मिलते हैं अलग अलग, तब वो बनाते हैं आपके ऑर्गन। बनाते हैं आपके ऑर्गन। ओके, ऑर्गन्स से फिर हमारे बनते हैं सिस्टम। जब दो या दो से ज्यादा ऑर्गन्स एक साथ मिलके काम करते हैं, दो या दो से ज्यादा ऑर्गन्स मिलके एक साथ काम करते हैं, तो हम उसे बोलते हैं ऑर्गन सिस्टम। ऑर्गन सिस्टम। ऑर्गन सिस्टम। और जब सारे ऑर्गन्स एक साथ काम करते हैं तो वो आ जाता है ऑर्गेनिज्म। ऑर्गेनिज्म लेवल और ऑर्गेनिजमल लेवल। तो इसमें हम बात करते हैं अगर हम ह्यूमन की बात कर रहे हैं, ह्यूमन बॉडी की बात कर रहे हैं, तो उसमें बहुत सारे सिस्टम्स प्रेजेंट हैं। तो वो सिस्टम्स क्या क्या थे? लिम्फेटिक सिस्टम। लिम्फेटिक सिस्टम का काम होता है returns fluid to blood, defends against pathogens. Returns fluid to blood, returns fluid to blood, defends against pathogens. Defends against pathogens. सो दो मेन इंपॉर्टेंट फंक्शंस जो होते हैं लिम्फेटिक सिस्टम के, वो होते हैं फ्लूइड्स को ब्लड तक पहुंचाना और इम्यूनिटी में हेल्प करना। तो इम्यूनिटी, या फिर आप कह सकते हैं, यस, so for in immunity fighting against the foreign particles। तो फॉरेन पार्टिकल्स के अगेंस्ट डिफेंड करना आपका लिम्फेटिक सिस्टम का काम होता है। सिमिलरली रेस्पिरेटरी सिस्टम। रेस्पिरेटरी सिस्टम में जो आपके की स्ट्रक्चर्स होते हैं वो होते हैं लंग, ट्रैकिया एंड नेसल पैसेज। नेसल पैसेज। रेस्पिरेटरी सिस्टम में जो रेस्पिरेटरी सिस्टम का इंपॉर्टेंट काम होता है वो होता है रिमूव कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द बॉडी। रिमूव carbon dioxide from the body, delivers oxygen to blood, delivers oxygen to blood। तो ऑक्सीजन डिलीवर करना ब्लड को रेस्पिरेटरी सिस्टम का काम है। कार्बन डाइऑक्साइड को बॉडी में से निकालना वो भी रेस्पिरेटरी सिस्टम का ही काम है। देन कम्स योर मस्कुलर सिस्टम। मस्कुलर सिस्टम enables movement, helps maintain body temperature, helps maintain बॉडी टेम्परेचर। सो मस्कुलर सिस्टम में जो आपके स्ट्रक्चर्स आते हैं वो आते हैं स्केलेटल सिस्टम और स्केलेटल मसल्स एंड टेंडन्स। स्केलेटल मसल्स एंड टेंडन्स। देन कम्स योर नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम, इसका इसमें जो हमारे बेसिक स्ट्रक्चर्स होते हैं वो होते हैं ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड एंड पेरिफेरल नर्व्स। ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड एंड पेरिफेरल नर्व्स। ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड एंड पेरिफेरल नर्व्स। इनका काम होता है डिटेक्ट एंड प्रोसेस सेंसरी इंफॉर्मेशन। तो जो भी इंफॉर्मेशन आपकी बाहर एनवायरनमेंट से कैरी हो रही है उसको डिटेक्ट करना और उसके अगेंस्ट एक रिस्पॉन्स तैयार करना। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने देखा होगा कभी आपने कोई गर्म कप छुआ है, तो जैसे ही आप गर्म कप छूते हैं तो सबसे पहला काम जो होता है आपको पता लगता है कि ये चीज गर्म है। आपका सिग्नल जाता है ब्रेन तक। ब्रेन आपको बोलता है कि एक चीज गर्म है, आपके लिए नुकसानदायक है, आप उस पे से झट से हाथ हटा लेते हैं। सो जैसे ही आपने टच करा आपको एक इंफॉर्मेशन मिली ये चीज गर्म है, वो ब्रेन तक पहुंची। ब्रेन ने उसको डिटेक्ट करा कि क्या प्रॉब्लम है। उसके बाद में आपको बॉडी स्ट्रक्चर को बोला, आपकी मसल्स को बोला
कि आपको हाथ हटाना है और झट से हाथ हट गया, तो ये प्रोसेस बहुत फास्ट होता है। जो भी ब्रेन से रिलेटेड फंक्शंस होते हैं बहुत फास्ट होते हैं। ओके, तो जैसे ही आप टच करते हो उसके 1 सेकंड भी नहीं लगता, 1 सेकंड से बहुत कम टाइम लगता है, आप हाथ हटा लेते हो, तो इतनी जल्दी ये इंफॉर्मेशन प्रोसेस होती है। ओके, देन कम्स योर इंटेग्यूमेंट्री सिस्टम। तो इसमें जो आपके आते हैं स्किन, हेयर एंड नेल्स। तो स्किन इज ऑल्सो एन ऑर्गन। इट encloses internal body structures, site of many sensory receptors, site of many सेंसरी रिसेप्टर। तो इसमें सेंसरी रिसेप्टर सबसे ज्यादा जो प्रेजेंट होते हैं वो उसमें स्किन में ही प्रेजेंट होते हैं, और स्किन में ही आपकी नर्व एंडिंग्स होती हैं, तो उसी से आपकी सारे सिग्नल्स जो हैं ब्रेन तक जा पाते हैं। तो स्किन की इम्पोर्टेंस इसीलिए है क्योंकि स्किन में बहुत सारे रिसेप्टर्स ऐसे हैं जो आपको स्टिमुलस बताते हैं बाहर के एनवायरनमेंट के हिसाब से। देन कम्स योर स्केलेटल सिस्टम। Skeletal system is your support system. So skeletal system is your support system. Support मतलब पूरी बॉडी का जो वेट है वो स्केलेटल सिस्टम्स पे आता है। सबसे जो आपकी बॉडी वेट है वो स्केलेटल सिस्टम पे सबसे ज्यादा वेट उसका एक्सर्ट होता है। तो उस वेट को मैनेज करना, उसके अलावा आपकी मूवमेंट्स में हेल्प करना। जो मसल्स मूवमेंट करती हैं विदाउट बोन्स वो मसल्स मूवमेंट नहीं कर सकती, तो एक स्ट्रक्चर प्रोवाइड करना, एक इंटेग्रिटी प्रोवाइड करना बॉडी को, वो बोन्स का काम होता है। देन कम्स योर एंडोक्राइन सिस्टम। एंडोक्राइन सिस्टम इज रिलेटेड टू योर ग्लैंड। इसमें मोस्टली ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं। ओके, सो रेगुलेट्स बॉडीली प्रोसेसेस। तो हॉर्मोन्स के थ्रू ये फंक्शंस करते हैं, एंडोक्राइन सिस्टम जो फंक्शन करता है। हॉर्मोन्स केमिकल, आप इसे कह सकते हैं केमिकल होते हैं जो हमारे ग्लैंड से रिलीज होते हैं, और इनका काम होता है फंक्शंस में हेल्प करना। और एक और चीज मैं आपको बताना चाहता हूँ, जो नेगेटिवली फीडबैक लूप अभी हमने देखा था थोड़ी देर पहले, नेगेटिव फीडबैक लूप, वो सबसे ज्यादा यूज इसी में होता है, एंडोक्राइन सिस्टम में। ओके, सो नेगेटिव फीडबैक लूप सबसे ज्यादा जो यूज होता है वो एंडोक्राइन सिस्टम में ही होता है, प्लीज रिमेम्बर दिस। फिर आता है आपका कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम। कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम का फंक्शन होता है ऑक्सीजन को टिश्यूज तक पहुंचाना, ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिएंट्स को टिश्यू तक पहुंचाना, बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन करने में हेल्प करना, बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन करने में हेल्प करना। उसके बाद में आता है आपके डाइजेस्टिव सिस्टम। प्रोसेसेस द फूड फॉर यूज बाय द बॉडी। सो आपकी बॉडी को जिस फूड की नीड है उसके हिसाब से उसको प्रोसेस करना और बॉडी को रेगुलेट करना और वो न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करना बॉडी को, वो डाइजेस्टिव सिस्टम का काम है। तो डाइजेस्टिव सिस्टम विद अलोंग विद ब्लड हेल्प्स इन प्रोवाइडिंग न्यूट्रिएंट्स टू द बॉडी। रिमूव्स वेस्ट फ्रॉम अनडाइजेस्ट फूड। तो जो भी आपका वेस्ट प्रोडक्ट है उसको यूरिनरी सिस्टम या एक्सक्रीटरी सिस्टम तक पहुंचाने का काम भी डाइजेस्टिव सिस्टम का होता है। नाउ कम्स यूरिनरी सिस्टम। कंट्रोल्स वाटर बैलेंस इन द बॉडी। वाटर बैलेंस को मेंटेन करना जो काम है वो यूरिनरी सिस्टम का है। आपने सुना होगा किसी को डिहाइड्रेशन हो गया, तो उस टाइम पे होता है क्या है, आपकी बॉडी में वाटर बैलेंस इम्बैलेंस हो जाता है, वाटर इम्बैलेंस हो जाता है, वाटर लेवल्स का इम्बैलेंस हो जाता है, पानी की कमी हो जाती है। डिहाइड्रेशन का मतलब होता है बॉडी में पानी और सोडियम पोटेशियम आयंस की कमी होना। ओके, तो उस टाइम पर जो किडनी क्या करती हैं, वाटर को स्टोर करना शुरू कर देती हैं ताकि और ज्यादा डिहाइड्रेशन ना हो। इसीलिए जब आपको डिहाइड्रेशन होती है तो ओ आर एस इलेक्ट्रोल जो आप बोलते हैं, कॉमन टर्मिनोलॉजी ओ आर एस और इलेक्ट्रोल पिलाया जाता है ताकि वापस से यूरिनरी सिस्टम अच्छे से काम कर सके। अगर वो काम नहीं करेगा तो वाटर इम्बैलेंस बॉडी में होता है और वो प्रॉब्लम आगे क्रिएट कर सकता है। रिमूव्स वेस्ट फ्रॉम ब्लड एंड एक्सक्रीट्स देम। रिमूव्स वेस्ट फ्रॉम ब्लड एंड एक्सक्रीट्स देम। तो ब्लड
में से जो इम्प्योरिटीज होती हैं, वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं, उनको रिमूव करता है और उसको बॉडी से पास आउट करता है। तो यूरिनरी सिस्टम का काम ये भी होता है। देन मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो मेन फंक्शन इज टू प्रोड्यूस सेक्स हॉर्मोन्स एंड गेमेट्स. It is necessary in your reproduction. So reproduction is necessary for the survival of species. Okay. Supports embryo fetus until birth. So ये एक पार्ट जो आपका जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में होता है, सपोर्ट्स एम्ब्रियो फीटस until birth, produces milk for infant. Then after that we have learned about characteristics of living organism. So these are some common characteristics of living organism: responsiveness, adaptability, growth and development, reproduction, movement and locomotion, movement and locomotion, respiration, circulation, digestion and excretion. So these are some common, you can say, characteristics of living organism that happen. Then we have talked about metabolic processes. So there are commonly two: catabolism and anabolism. Catabolism का मतलब होता है ब्रेक डाउन होना, टूटना. एनाबोलिज्म का मतलब होता है जुड़ना. तो जब भी हमारा फूड टूटता है, ब्रेक डाउन होता है, तो वो एनर्जी रिलीज करता है. तो ये तो कॉमन सी बात है, जब भी हम खाना खाते हैं तो हमारी बॉडी में एनर्जी फील होती है. तो वो इसीलिए होती है, जब भी हम खाना खाते हैं वो ब्रेक डाउन होता है, डाइजेस्ट होना शुरू होता है, तो एनर्जी रिलीज होती है और वही एनर्जी हम अपनी बॉडी फंक्शंस के लिए यूज करते हैं. सिमिलरली जब वो पार्टिकल्स ब्रेक डाउन होके फिर जुड़ते हैं तो हमें एनर्जी चाहिए होती है उसको काम करने के लिए. तो एनाबॉलिज्म में हमें एनर्जी लगानी पड़ती है, कैटाबॉलिज्म से हमें एनर्जी मिलती है. तो इन दोनों प्रोसेसेस का बैलेंस चलता रहता है बॉडी में, जैसे जैसे आपको नीड होती है. तो इसमें अगर मैं आपको कैटाबॉलिज्म का एग्जांपल जैसे हमने अभी दिया, तो फूड फूड ब्रेक डाउन होता है. सिमिलरली एनाबॉलिज्म का एक एग्जांपल हम दे सकते हैं, प्रोटीन सिंथेसिस. सो बॉडी में प्रोटीन सिंथेसिस होता है, वो इसलिए होता है ताकि आपकी जो सेल्स हैं वो अच्छे से काम कर पाए. तो प्रोटीन सिंथेसिस में हमें एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है और जब वो एनर्जी हमें रिक्वायर होती है तो वो हमें कैटाबॉलिज्म के थ्रू मिलती है. ओके. तो जब भी हमें एनाबॉलिज्म की हम बात करते हैं तो एनाबॉलिज्म होता कब है, जैसे कि प्रोटीन सिंथेसिस या फिर हार्मोनल सिंथेसिस. हॉर्मोन्स जो होते हैं, केमिकल्स, वो भी तो बॉडी में ही बन रहे हैं, तो उनको बनाने में एनर्जी रिक्वायर होती है. ओके. तो एनर्जी लगती है, आपको बॉडी को एनर्जी और लगानी पड़ती है. तो रिक्वायरमेंट्स फॉर ह्यूमन लाइफ: ऑक्सीजन, न्यूट्रिएंट्स, narrow range of temperatures and atmospheric pressure. So these have we have discussed. Last and foremost, somewhat important, is homeostasis. It is the presence of stable internal environment. Presence of a stable internal environment. Maintaining homeostasis is absolutely vital to an organism's survival. तो होम्योस्टेसिस इम्पोर्टेंट है ह्यूमन सर्वाइवल के लिए. अगर होम्योस्टेसिस में कुछ भी चेंजेस होते हैं तो कोई भी इलनेस हो सकती है, डेथ भी हो सकती है. ओके. तो होम्योस्टेसिस मेंटेन करने के लिए आपके सारे बॉडी सिस्टम एक साथ काम करते हैं. मेंटेनिंग होम्योस्टेसिस रिक्वायर्स अ रिसेप्टर, अ कंट्रोल सेंटर एंड एन एफेक्टर. तो ये तीन चीजें हमें बॉडी में चाहिए होती हैं. सेंसरी पार्ट, सेंसरी इज रिसेप्टर, कंट्रोल सेंटर एंड एफेक्टर. स्टिमुलस मिलता है, सेंसरी सिस्टम पे वर्क करता है, कंट्रोल सेंटर तक वो इन्फॉर्मेशन पहुंचाई जाती है, कंट्रोल सेंटर अफेक्टर को बताता है आपको क्या रिस्पॉन्स करना है. ओके. तो इसका एक एग्जांपल अगर हम बाय टच लेना चाहें तो हम बाय टच भी ले सकते हैं. फॉर एग्जांपल, इफ समथिंग, फॉर एग्जांपल अगर हम निडल किसी को लगाते हैं, निडल किसी को प्रिक करते हैं निडल से, तो पहली चीज क्या होती है, पेन. पेन बढ़ता है,
आपने रिसेप्टर्स जो स्किन में प्रेजेंट होते हैं वो पेन में आपको बताते हैं कि ये पेन आपका बढ़ रहा है। तो पेन जैसे ही बढ़ता है तो वो रिसेप्टर्स आपके कंट्रोल सेंटर तक इंफॉर्मेशन लेके जाते हैं दैट इस पर्टिकुलर एरिया में पेन हो रहा है। ओके, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं थंब में अपनी नीडल्स लगाता हूँ तो ब्रेन को सिग्नल जाएगा कि लेफ्ट हैंड के थंब में पेन हो रहा है, पेन हो रहा है। ओके, जैसे ही पेन होगा तो ब्रेन एक इफेक्टर भेजेगा मसल्स को बताएगा कि पेन हो रहा है, आप वो नीडल निकाल दीजिए या फिर उधर से हाथ हटा लीजिए, अपना थंब हटा लीजिए। ओके, जैसे ही आपने थंब हटाया थोड़ी देर बाद में पेन अपने आप डिक्रीज होने लग जाता है, क्योंकि वो सेंसर जो आपका आपने यहाँ पे साइकिल ब्रेक कर दी। ठीक है, जो पेन निडल था जिसकी वजह से पेन हो रहा था वैसे ही आपने हटाई, अब निडल नहीं है तो कोई सेंसरी इंफॉर्मेशन ब्रेन तक नहीं जा रही और पेन जो है वो रुक गया। एनाटॉमिकल टर्म्स, ये प्लीज आई विल गिव यू द स्लाइड, प्लीज गो थ्रू दिस वन एंड सेडाइट। आप घबराइए मत, ये सारा बहुत डिटेल में आपको पढ़ाया जाएगा क्योंकि ये एनाटॉमी का बहुत डिटेल्ड पार्ट है, तो एनाटॉमी में भी आता है, फिजियोलॉजी में भी आता है। मैंने आपको बस ये एक आइडिया देने के लिए दिया है ताकि आप जब भी नेक्स्ट क्लास में आए तो आपको पता हो कि हार्ट मतलब कार्डियो, लंग्स मतलब पल्मोनरी, या फिर मायो मतलब मसल, नेफ्रोलॉजी मतलब रिलेटिंग टू किडनी, हाइपर हाइपो, हाइपर का मतलब बढ़ना, हाइपो का मतलब घटना, हेमी का मतलब हाफ, हेमी मतलब हाफ। ओके, सो ये थोड़ा एक आइडिया आपको मिल जाएगा तो आगे प्रॉब्लम कम होगी, दिक्कतें नहीं होगी, इजीली आपको चीजें समझ में आएंगी। ओके, तो अगर किसी को कोई क्वेश्चन है वो अभी पूछ सकता है। ओके, सो प्लीज आप में से कोई एक मेरे को ये बताइए, आपको आईएमसीआरपी यूज करना आ गया है?